गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारन में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके झा सर का साइंस का प्रैक्टिस सेट 14। ठीक है, अभी तक हमने प्रैक्टिस सेट 13 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसके झा सर का जो रेलवे सामान्य विज्ञान है यानी रेलवे साइंस का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें है, तो आप इसे ज़रूर करें। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, आप वहां से उसे डाउनलोड करके फिर रिवीजन कर सकते हैं। ये सेशन में 15 से 20 मिनट के बीच में करके चला जाऊंगा और इसका रिवीजन आप करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया प्रश्न है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है मैक्सिमम। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घर से बाहर आप ना निकलें, क्योंकि अभी कोरोना का केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो आपका सेफ रहना, सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं। यानी ये कार्य ऊर्जा बल, चाल त्वरण वेग, वेग त्वरण बल, ऊष्मा प्रकाश विद्युत, इन सभी जो राशियां हैं इसमें सदिश राशि कौन है। तो सदिश के लिए क्या होता है, सदिश क्या होता है पहले जान लीजिए। वैसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। यानी उसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो। ठीक है, तो सदिश राशि के अगर उदाहरण हम देखें तो वेग, त्वरण और बल। ठीक है, वेग और त्वरण और बल इसमें क्या होते हैं, सभी राशियां इसमें हैं, यानी कि ये सदिश राशियां हैं, वेग त्वरण बल। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सदिश राशि के और भी उदाहरण अगर मैं आपको बता दूं, विस्थापन, वेग त्वरण तो आपने यहाँ देख लिया, बल, विद्युतीय क्षेत्र बल, संवेग, आवेग तथा चुंबकीय क्षेत्र, ये सारे सदिश राशि के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं। अगर ठोस सतह हो, मान लीजिए ये सतह ठोस है और समान दिशा में लगाए गए बल को क्या, अगर समान दिशा में लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, समान बल ही लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, समान बल लगेगा। देखिए, किसी भी वस्तु को मान लीजिए ये एक ठोस कुछ भी हो जिसे हम यहाँ से एक बल लगाते हैं तो ही ये इधर आके आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे समान बल ही कहते हैं। बल क्या होता है कि वस्तु की गति की दिशा को बदल देता है। क्या करता है, वस्तु यहाँ है, बल आपने यहाँ से लगाया, वस्तु यहाँ आ गया, वस्तु यहाँ है, यहाँ से आपने बल लगाया, वस्तु यहाँ चला गया, तो इसके दिशा को क्या कर दिया, ये बदल दिया। ठीक है, तो आपका समान बल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 केजी है, तो वस्तु का वेग क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं, देखिए मैं बहुत लोग कल कमेंट किए थे जब मैं लाइव आया था कि सर इसका वाइट पेपर में करके बताइए। देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अपने कॉपी में नोट कर लें। जब मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा तो इसका पीडीएफ सबसे पहले आप डाउनलोड कीजिएगा और इसमें जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन है आप देखिए 2 बार 3 बार अगर रिवीजन कीजिएगा ना तो आपको ये इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बाहर हम मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि देखिए फिजिक्स में क्या बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, तो क्वेश्चन यही ना पूछेगा। कभी काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट पूछ लेगा, कभी काइनेटिक एनर्जी देके आपसे मास पूछ लेगा, कभी मास देके, मास और काइनेटिक एनर्जी दोनों देके भी पूछ लेगा। तो यही पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ये काइनेटिक एनर्जी mv, ये 3 चीज़ में से
आपको दो चीज़ गिवन रहेगा, यानी दो चीज़, दो का वैल्यू आपको दिया रहेगा और एक वैल्यू आपको निकालना, ये दिमाग में आप डाल लीजिए। तो यहाँ क्वेश्चन हमको दे दिया काइनेटिक एनर्जी, देखिए गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी 120 जूल दे दिया है, ठीक है। उस पर कह रहा है कि 15 केजी का द्रव्यमान है, यानी m 15 केजी दे दिया है। अब देखिए फार्मूला क्या है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हम क्या रख देंगे, 120 जूल रख देंगे, बराबर 1/2। m कितना दिया है, तो यहाँ पे 15 है, तो 15। अब हमको यहाँ से वेलोसिटी निकालना है, यानी कि v निकालना है। अब देखिए है 15 से है 120, 8 बार में कट जाएगा, 15 8 है 120, ये दो इधर आके गुना हो जाएगा, तो v² का मान 16 हो गया। तो v का मान क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए कंसेप्ट को समझिए। एक लड़का बोल रहा था कि कोई दूसरे चैनल पे 25 सेट 48 मिनट 50 मिनट में कराया जाता है, सर आप 15 मिनट 17 मिनट में कैसे करा देते हैं। देखिए कंसेप्ट आप नहीं समझिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। आपको ये अगर न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है। अगर काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हुआ है, मास का मान दिया हुआ है, हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 120 जूल रखेंगे, मास के जगह पे द्रव्यमान की जगह पे 15 रखेंगे, और यहाँ से काट पीट के हम v का वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझिएगा तो नहीं हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां re पृथ्वी की त्रिज्या और h लेस देन re है। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात h के साथ क्या होता है, h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रैखिक ढंग से बढ़ता है। क्योंकि देखिए हम जानते हैं जब आप ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे, अगर आपके पास बुक होगा तो या लूसेंट का होगा या इसके जैसा कब होगा, तो जब देखिएगा ना, जब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g का मान क्या होता है, जब पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर g का मान होता है g डैश बराबर g इंटू 1 - 2h/re। ठीक है, ये g ऊंचाई पर होता है। अगर पृथ्वी तल से अगर d गहराई पर जाइएगा, अगर पृथ्वी तल से d गहराई पर जाइएगा तब g का मान क्या होगा, तब g का मान होगा g डैश बराबर g इंटू 1 - d/re होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ g डैश, अगर इसे हम g डैश यहाँ पे माने हैं तो इसको g डबल डैश मान लिए। अब इन दोनों का अगर हम अनुपात निकालें, दोनों का अनुपात निकालिएगा तो ये g और ये g तो सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा, 1 - d/re। अगर इसका निकालिएगा तो re - d/re होगा। क्या होगा, ये हो जाएगा re - d/re। ये जी कट गया तो ये हो जाएगा re - 2h/re, re - 2h/re। अब इन दोनों का भाग देंगे तो क्या होगा, ये re और ये re कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, g डैश बटा g re - d/re - 2h बचेगा, यानी कि re - 2h/re - d। आपके पास यही दोनों बच जाएगा। तो ये एक रेखीय ढंग से बढ़ेगा। क्या होगा, रेखीय ढंग से बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा, तो अगर आपके पास बुक होगा तो उससे भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा। लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर लंबाई बढ़ाइएगा, मान लीजिए एक लोलक है यहाँ लटका हुआ है, ठीक है, अगर ये और लंबा हो जाएगा तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे मैं बता दूँ आवर्तकाल क्या होता है।
जब एक दोलन पूरा करने में लगा समय, जब एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या होता है, एक दोलन पूरा करने में लगा समय को हम आवर्तकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाता है। जब देखिए स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम क्या है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ का नियम के अनुसार है। क्योंकि लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। ये किरचॉफ के नियम के अनुसार ही है कि लाल रंग की वस्तु को गर्म होने पर हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो अच्छे उत्सर्जक जो होते हैं वो अच्छा अवशोषक होते हैं। यह नियम किरचॉफ का नियम है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी देखते हैं कि हरे कांच के जो ये होता है उसे गर्म करने पर गेंद लाल दिखाई देने लगता है। ठीक है, और सफ़ेद और चमकदार सतह जो होता है उसमें का बुरा अवशोषक होता है। ये चीज़ भी आप जान लें। तो चलिए, ये अच्छा उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। आप दिमाग में डाल लीजिए ना, अच्छे उत्सर्जक होंगे वो अच्छा अवशोषक होंगे। जो अच्छा होगा वो अच्छा काम करेगा। बात समझ रहे हैं ना, जो आदमी अच्छा होगा वो अच्छा काम करेगा। ये किसने कहा है, किरचॉफ ने। हमने बात समझ में आ गई कि अच्छा उत्सर्जक होगा तो अच्छा अवशोषक होगा। किरचॉफ साहब ने ये बता दिया है, तो इसको दिमाग में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से सुनार की मदद से मापा जाता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन कई बार, मतलब कोई ऐसा रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हो, रेलवे का एसएससी वगैरह में भी पूछा गया है कि सोनार से क्या किया जाता है, सोनार के मदद से क्या किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो समुद्र या पानी के अंदर मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा और गति को जो चेक करता है वो सोनार के मदद से ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पानी के अंदर मौजूद वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति सोनार के मदद से मापा जाता है। ठीक है, इसको दिमाग में रखेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं, सोनार की मदद से। समुद्र में गिरा हुआ कुछ चीज़ को कैसे मापते हैं, सोनार की मदद से। बहुत सारा काम सोनार की मदद से किया जाता है। सोनार का उपयोग देखिए कभी कभी क्या होता है, गुर्दा जो होता है, गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, सोनार का उपयोग। चिकित्सा में सोनार का उपयोग। कृषि में कीटों को नष्ट करने के लिए भी सोनार का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको दिमाग में डाल लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर जितना स्टार लगा दिया जाए उतना कम है इस क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है। तो देखिए, सितारा क्यों चमकता है, जब वायुमंडल और यहाँ का अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है। ठीक है, पृथ्वी से के वायुमंडल के विभिन्न स्तरों पर अपवर्तनांक लगातार बदलते रहता है। इसके फलस्वरूप ही सितारे की छवि स्थिति समय के साथ बदलती रहती है। तो आपको दिखेगा कि ये सितारा क्या कर रहा है, चमक रहा है। क्या कर रहा है, सितारा चमक रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हैं। ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको रात में देखे होंगे तारे टिमटिमाता हुआ नजर आता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आने और जाने वाली करंट का गणितीय योग क्या होता है। आने और जाने वाले करंट का गणितीय योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या होता है, शून्य होता है। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आने और जाने वाले का करंट का गणितीय योग होता है शून्य। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक और चीज़ है कि खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान भी शून्य होता है। ठीक है, खुला परिपथ में वोल्टेज का मान भी शून्य होता है। खुला परिपथ में प्रतिरोध ही अनंत होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आने और जाने वाले करंट का गणितीय योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। आने और जाने वाले करंट का गणितीय योग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एगो प्लस होगा एगो माइनस होगा, दोनों कट के क्या हो जाएगा, जीरो। दिमाग में डाल लीजिए।
ठीक है। चलिए, डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो डायोड को किस के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो डायोड को रेक्टिफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेक्टिफायर का। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान के अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं डैश के साथ सहमति में है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है। अब इन दोनों के अनुपात में 3:8 के अनुपात में होगा तो ये लगातार क्या हो जाएगा? समानुपात के नियम के साथ सहमति होगा। किसके साथ होगा? समानुपात के, लगातार समानुपात के नियम के साथ ये होगा, सहमति होगा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम अगर देखा जाए तो लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था। द्रव्यमान का संरक्षण नियम लेवोजियर ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मजबूत द्वारा जुड़े होते हैं। तो किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये विद्युत स्थैतिक बल द्वारा जुड़े होते हैं। आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जो मजबूत विद्युत स्थैतिक बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है? अम्ल का गुण नहीं है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। अम्ल का गुण नहीं है, अम्ल स्वाद का खट्टा होता है, ये तो गुण है। अम्ल स्वाद का कड़वा होता है, ये गुण नहीं होता। अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। यानी जो गुण नहीं है वो क्या है? ऑप्शन बी, यानी अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये अम्ल का गुण नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश अंतिम उपधातु है। तो कौन सा उपधातु सारणी में अंतिम उपधातु कौन सा है? तो अंतिम उपधातु जो है वो आपका पोलोनियम है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पोलोनियम प्राकृतिक में पाए जाने वाला एक दुर्लभ एवं अत्यधिक रेडियो एक्टिव रासायनिक तत्व है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि आग पकड़ने से बचे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि वो आग पकड़ने से बच सके, आग नहीं लगे। ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। प्राकृतिक में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। मुक्त तत्व के रूप में कौन नहीं पाया जाता है? तो कैल्शियम मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए IUPAC के नामों से जो एक अलग है उसका चयन करें। यानी जो अलग है उसका चयन करना है। ठीक है। तो C3H9OH प्रोपेनॉल प्रोपाइल अल्कोहल, यानी कि यही अलग है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। CH3OH मेथनॉल है, C2H5 एथनॉल है, C4H9OH ब्यूटेनॉल है। तो जो अलग है यानी कि C3H9OH ही अलग है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में ये है? तो पौधों में, जानवर में मौजूद नहीं है लेकिन पौधों में है। तो सेलुलोज, प्रोटीन्स, वसा, यानी कि स्टार्च जो है वो जानवरों में मौजूद नहीं होता है लेकिन पौधों में जो है ये मौजूद होता है। स्टार्च अधिकांशतः जो होता है वो पादपों का संचय किया हुआ पॉलीसेकेराइड होता है। तो स्टार्च ही हमारा सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? तो इसका पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। ये कहने के लिए छोटी है लेकिन ये सबसे बड़ी आंत है।
तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 6 से 8 मीटर होती है इसका लंबाई। बोले नहीं, कहने में छोटी है लेकिन है ये बड़ी। ठीक है, इसकी छोटी आंत की लंबाई कभी कोई पूछ देता है कितना होता है, तो जान लीजिए 6 मीटर से लेकर 8 मीटर होता है। ठीक है, ये 3 भाग में विभाजित किया जाता है छोटी आंत को। ठीक है, ये भी आप जान लीजिए 3 भाग में विभाजित होता है, ड्यूडेनियम, जेजोनियम और एल्यूमिनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को डैश कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के। किस प्रकार से आरएच कारक का नाम किससे संबंधित है? तो ये बंदर से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है यानी इसमें 2 भाग होते हैं जिनमें परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है। यह पश्व मस्तिष्क का एक भाग होता है। यह मस्तिष्क का काफ़ी छोटा भाग, लगभग 12% होता है। तो कौन इसमें नहीं है? तो इसमें 2 भाग होते हैं जिन्हें परमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। ये नहीं है, बाकी ये सब अनुमस्तिष्क के हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मटर के एक पौधों में अप्रभावी होता है? तो कौन सा अप्रभावी? हरी फली, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, पीले बीज, यानी कि पौधे में अप्रभावी होता है तो ये होता है झुर्रीदार बीज। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो शैवाल किसे कहा जाता है? तो थैलोफाइटा को समूह को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा जो होता है, ये जाइलम तथा फोलम का विकास नहीं होता है। इस समूह के पौधे में जाइलम तथा फोलम का विकास नहीं होता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप जान लें। तो डैश समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो किसको? थैलोफाइटा को। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।